हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर से मोशन ऑफ द अर्थ टॉपिक चैप्टर पर हम लोग स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम लोग पिछले चैप्टर जो लेसन 2 से संबंधित था, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से संबंधित हमने आपको जानकारी दिया, उस चैप्टर से थोड़ा रिवीजन कर लें, क्योंकि उस चैप्टर में कई सारे ऐसे पॉइंट्स आए थे जो कि हम लोगों के नेक्स्ट चैप्टर यानी इस चैप्टर में उसको स्टडी करना है, जिसमें उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ग्लोब, जिस पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए, और मुझे आशा है कि उस चैप्टर को आप लोग अच्छे ढंग से स्टडी किए होंगे और उससे जो भी असाइनमेंट आपको मिला होगा उसको कंप्लीट करके आप लोग तैयार किए होंगे उसको। जब तक वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो लेसन 3 पर जाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए पुनः आपसे आग्रह है कि आप उस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो चले हम अपने टॉपिक पे, मोशन ऑफ द अर्थ। जो क्लास चैप्टर 2 में हमने स्टडी किया था ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब क्या है तो आप लोग को मालूम हो गया होगा। श्योर, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, जो बेसिक हम लोग क्लास 5 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। उसी में हमने ये भी आपको बताया था कि हमारी जो ये अर्थ है, ग्लोब के बारे में जब हम जानकारी आपको दे रहे थे कि ग्लोब जो ट्रू मॉडल हमारी इस अर्थ का है, तो उसका जो मूवमेंट है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हम आपको बताए थे, और 2 तरह के मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी दिया गया था, याद है ना? वो मूवमेंट था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। क्लियर? तो उसी रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में इस टॉपिक में हम लोग को थोड़ा अच्छे ढंग से इस पर चर्चा करनी है, पढ़ाई करनी है। तो तैयारी करें, रेडी? तो इसके लिए आप लोग पहले अपने बुक को अपने सामने रखें और नोट्स बुक रखें, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप उसको नोट करते चलें। तो चलिए हम देखें मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां। तो जो भी वस्तु इस पृथ्वी पर है, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इस पृथ्वी पर है, तो आपको यह एहसास नहीं हो रहा होगा कि हम लोग इस पृथ्वी के पर जो हैं, तो हम लोग का भी मूवमेंट हो रहा है पृथ्वी के सापेक्ष में, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है कि हमारी पृथ्वी घूम रही है। लेकिन जब वही हम अंतरिक्ष में जाते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, या हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वहां से वो देखते हैं ऊपर से, तो क्लियर वहां से उनको दिखाई पड़े कि हमारी पृथ्वी का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इस पृथ्वी पर हम लोग उसकी कल्पना, माने सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता रूप में हम लोग इस मूवमेंट को आसानी से कहां पर देख सकते हैं? अपने आप को जब हम फील्ड में खड़ा कर दें, उस वक्त आपका जो पोजीशन आता है, सूरज की जो आपके ऊपर जो रोशनी पड़ती है, उसका जो प्रतिबिंब छाया बनती है, उस छाया को जब आप देखते हैं तो उस वक्त उसको मार्किंग कर लें। कुछ देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद जब आप पुनः वहां पर पहुंचे और उसी पॉइंट पर खड़े हो जाएं, क्या देखते हैं आप? अपनी छाया को, अपने शैडो को, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। तो क्या आप उस जगह पर अपने आप को परिवर्तित किए या कुछ और हो गया? तो यह वस्तुतः हमारी पृथ्वी के मूवमेंट के, क्योंकि क्लास 4 में आपको टीचर ये बताया होंगे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के मूव कर रहे हैं सूर्य के परितः। तो इससे तो आपको क्लियर थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए कि हमारी पृथ्वी में ही मूवमेंट है, न कि किसी और चीज में, और सब वस्तु अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक है? तो इस पृथ्वी में जो मोशन है, वो मोशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। क्लियर? तो घूर्णन क्या है? रोटेशन, जो पिछले टॉपिक में भी हम लोग चर्चा किए थे चैप्टर 2 में, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर? यानी अपने अक्ष पर जब पृथ्वी मूव करती है बिना किसी तरह के बदलाव के, जैसे ये अगर सपोज दैट एक गोल वस्तु है, तो इसको जब अपने ही जगह पर जैसे मूव करते रहें तो ये हो जाता है रोटेशन। और जब यही मूवमेंट
सूर्य के परितः इलिप्टिकल ऑर्बिट पर हो जाए, सपोज दैट ये हुआ, और इस पर जब हमारी पृथ्वी का मूवमेंट हो घूमते घूमते इस ऑब्जेक्ट के परितः, तो ये हो जाता है हमारा रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण। तो ये दो तरह के मोशन हमारे इस पृथ्वी में है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज ऑलवेज रोटेटिंग, ये क्लियर है, बट वी आर अनएबल टू फील दिस मोशन। तो हम पहले इसके बारे में आपको क्लियर कर दिए कि हमारी पृथ्वी में मूवमेंट है, लेकिन हम लोग इसको फील नहीं कर पा रहे हैं। और ये जानते हैं आप, पृथ्वी का जो रोटेशन है अपने अक्ष पर अप्रोक्स 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका मूवमेंट है, यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और यह 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है, जिसे हम लोग अर्थ डे के रूप में जानते हैं। इस 24 घंटे में, जिसे हम अर्थ डे कहते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात के रूप में इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं, लेकिन जनरली इसको हम लोग अर्थ डे के रूप में जानते हैं। यानी द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ये जो अपने अक्ष पर मूव कर रही है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज, क्लियर, डे एंड नाइट द अर्थ। अब ये जो है, ये पृथ्वी, अब यहां पर हम लोग इस पिक्चर पर आ जाए कि पृथ्वी का झुकाव तो रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी क्या 90 डिग्री पर अपने अक्ष पर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, 90 डिग्री पर ये नहीं है, ये 66.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 66.5 डिग्री पर। द अर्थ इज ऑलवेज फ्रॉम द सन रिमार्क डार्क। अब यहां पर आ जाए इस पिक्चर पे कि ये जो पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर है 66.5 डिग्री पर, जब सूर्य की किरणें इसके ओर पड़ रही है, यानी जिस तरफ इस पृथ्वी के जिस साइड से सूर्य की किरणें इस पर अपनी रोशनी को दे रही है, तो उस तरफ तो डे हो जाएगा, तो हम लोग आंख बंद करके कह सकते हैं। और इसके अपोजिट एरिया जो होगा वो नाइट हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह एस्फेरॉइड है, गुलाब के रूप में है, जिसके कारण जब भी सूर्य की किरणें इस पर आएगी तो यह क्या करेगा, एक सर्कल बना देगी, एक वृत्त बनाएगी, जिसको हम लोग इल्यूमिनेशन ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्त वृत्त के रूप में जानते हैं। प्रदीप्त वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम लोग देखा, डे और नाइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग चले रेवोल्यूशन, 4th नंबर टॉपिक पे, जिसको हम लोग परिक्रमण के रूप में जानते हैं। तो डिफिनेशन तो आप लोग को याद होगा ही, तो चले अब पृथ्वी अपने अक्ष पर मूव करते हुए सूर्य के परितः चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हम लोग रेवोल्यूशन पर चर्चा कर रहे थे, यानी परिक्रमण पर, और इसमें यह हमने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के परितः चारों ओर चक्र लगाती है। तो कौन से पथ पर है? इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, यानी पाराबोलॉइड, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। क्लियर? तो आप अपने पेज नंबर 128 पेज को देखेंगे बारीकी से, तो उसमें क्या है, द मूवमेंट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन in a fixed elliptical path is known as revolution. The fixed elliptical path on which the planet move around the sun is known as orbit. यानी अब ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है, ये फिक्स पाथ है, ये रास्ता है जो एकदम परमानेंट फिक्स है,
हमारे सोलर सिस्टम में। और ये जो है, और इसमें जो एक जो ग्रह है हमारी पृथ्वी, इसके चारों ओर पृथ्वी मूव कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ऑर्बिट यानी कक्षा करते हैं। क्लियर? यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्लियर? तो अब द सन इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सूर्य जो है पूर्ण रूप से सेंटर में नहीं है, इसका जो दूरी है वह चेंज है। इस ये दोनों देखिए और ये देखिए, इसमें डिस्टेंस है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इन अबाउट 14 करोड़ 64 लाख 50,304 किलोमीटर अप्रॉक्स मान करके चले। लगभग ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी मैक्सिमम में आती है। अब हम लोग यहां पर चले, इसी में देखेंगे जब पृथ्वी सूर्य के पैरते जो चक्र लगा रही है, ये कितना दिनों में कंप्लीट करती है। क्लास 5 में आप लोग क्लियर किया गया था, 4 में भी 365 डेज 365 डेज पूरा कंप्लीट नहीं, इसमें 65 डेज एंड 6 आवर। ये हमारी जो है पृथ्वी इस सूर्य के पैरते चारों एक पूर्ण चक्र लगा लेने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। यह 365 दिन हम लोग प्रत्येक साल के रूप में कैलकुलेट इसको करते रहते हैं, लेकिन ये 6 आवर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है। यह 6 आवर जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हमारे जो स्कॉलर थे ज्योग्राफी के, उन्होंने क्या किया, इसको अपनी सुविधा के अनुसार ऐड करते चले गए। 4 साल तक उन्होंने ऐड किया, 4 ईयर, और 4 साल में उन्होंने क्या किया, ये हो गया 24 आवर। इस 24 आवर को उन्होंने नेक्स्ट 4th ईयर में क्या किए, ऐड कर दिए इसमें, और ये हो गया 366 डेज। तो अब लीप ईयर कैसे बना? तो लीप ईयर का मूल कारण यही है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के पैरते चारों चक्र लगाती है तो वह 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। इस 6 घंटा को हम लोग ऐड करते हुए चलते हैं। आफ्टर 4 years this 6 hour completed 24 hour, this 24 hour added in total days, that is 366 days। इसलिए उस चौथे साल को हम लोग लीप ईयर के रूप में संबोधित करते हैं। और यह चौथा साल में जो लीप ईयर में, तो वो भी हमारे जो स्कॉलर थे ज्योग्राफी के, उन्होंने क्या किया, उस एक दिन को न जनवरी में जोड़े न मार्च में जोड़े, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन खराब हो सकता था स्टडी ऑफ पॉइंट से। तो उन्होंने फरवरी को, जो कि 28 दिन का चल रहा था, 28 डेज का, उसमें उन्होंने उसको इंक्लूड कर दिया और उसको चौथे साल में वो 29 दिन का बना दिया उस फरवरी को। तो इस तरह से उसे हम लीप ईयर के रूप में संबोधित करते हैं। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक यहीं से अब हम लोग का आता है कि कंसेप्ट ऑफ सीजन यानी ऋतु। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द अर्थ एक्सिस स्टिल एंड इट मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। तो क्लियर हम लोग का शुरू से आ रहा है। द अर्थ इज इंक्लिन्ड इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है, क्लियर है, 66.5 पर, और यही डायरेक्शन हमेशा की बरकरार रहती है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ये जो होता है, मान लीजिए अभी इस जगह ऐसे झुकाव है, यहां जाकर के ये ऐसे हो जाता है, यहां पर ये ऐसे हो जाता है, सो नहीं होता है, इसका एक ठीक झुकाव है। As the earth move on its orbit and path inclined toward the sun, keeping changing, when the lower part of the earth leans toward the sun, the upper part is away from the sun। यानी आप देख रहे हैं जैसे ही अपर पार्ट है वो सूर्य की ओर उसका झुकाव है, तो लोअर पार्ट यानी साउथ पोल जो है उसका सूर्य से दूरी हो जाती है। सभी जगह देख लीजिए, खास करके नॉर्थ पोल का झुकाव अगर सूर्य की तरफ है तो साउथ पोल उससे दूरी हो जाती है, स्वाभाविक है ये।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईयर द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट मोर लाइट। अब जैसे ही देखिए इस पोजीशन में जब है हमारे, तो सूर्य का झुकाव, सॉरी पृथ्वी का झुकाव यानी नॉर्थ पोल का झुकाव सूर्य की ओर है, साउथ पोल से दूर हो गया, तो नॉर्थ पोल की तरफ सूर्य की ज्यादा उष्मा इसको प्राप्त होती है। सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की जो रोशनी है, वो नॉर्थ पोल की ओर ज्यादा होती है। द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट मोर लाइट एंड, अब नेक्स्ट में यहां पर आप देख लीजिए, ठीक इसके विपरीत होता है इस पोजीशन में, विच मेक वार्मर। अब एक तरफ यहाँ नॉर्थ पोल का हीट होता है, तो इस तरफ साउथ पोल हीट हो जाती है, उससे ज्यादा उष्मा प्राप्त होती है। द रिजल्ट एट द साउथर्न हेमिस्फीयर, इस तरह से नॉर्थर्न, कभी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमारी ग्रीष्म ऋतु रहती है, तो कभी साउथर्न हेमिस्फीयर में होती है। और इस तरह से लाइट जो है और हीट का जो विभाजन है वो समय समय पर कभी नॉर्थ पोल की ओर और कभी साउथ पोल की ओर। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण। और यही दो मेन बात, एक पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण, और दूसरा सूर्य के परितः इसकी परिक्रमा करने के कारण हमारे यहाँ मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग का 4 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। वो आता है हमारा, देखिएगा, इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ, मुख्य रूप से अब यहाँ पर हम लोग को समर सोल्स्टिक्स और विंटर सोल्स्टिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यानी 4 मेन जो पोजीशन हम लोग चल रहे थे, जिसमें 4 मेन पोजीशन आपको आपके बुक में होगा। 21 मार्च, उसके बाद 23 सितंबर, उसके बाद आएगा आपका 22 दिसंबर और 21 जून। ये 4 इंपॉर्टेंट डे हमारी इस पृथ्वी पर होती है। 4 इंपॉर्टेंट डे अब कैसे हो रही है सो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर हम लोग अब देखिए, अब इस पृथ्वी पर जो ऋतु में परिवर्तन होता है, 4 ऋतु में, जाड़ा, गर्मी, वसंत ऋतु और पतझड़, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटमन सीजन, ये 4 ऋतुएं मुख्य रूप से होती है। तो उसी में हम लोग देखें कि इस पिक्चर में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यहां पर आप देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यहां पर क्लियर अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे और उसी का थोड़ा रिवीजन हो रहा है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब सूरज की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ती है, खास करके 21 जून को, ये कहलाता है समर सोल्स्टिक्स, यानी ग्रीष्म आयनात, यानी संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति जिसको कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसका झुकाव है, फिर वही पुरानी बात चर्चा आ रही है। उसी तरह यहाँ 22 दिसंबर को नॉर्थर्न पोल जो है, हमारी सूर्य की किरणें इस पर लंबवत नहीं पड़ रही है, जबकि साउथर्न पोल का झुकाव पृथ्वी के सूर्य की तरफ है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हमारी सूर्य की किरणें इस स्थिति में लंबवत पड़ रही है, जिसके कारण 22 दिसंबर को साउथर्न पोल पर ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो जब आपके यहाँ, क्योंकि उस वक्त हम लोगों के यहाँ, अभी आज के डेट में हम लोग चले जून, तो हम लोगों का जो है, हम लोग किस गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूर्य की ओर है, जिसके कारण अभी हम लोग के यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। ठीक इसके विपरीत साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसका झुकाव सूर्य से दूर की ओर है, तो इधर विंटर सोल्स्टिक्स, माने इधर ठंड की ऋतु आती है, माने कि उसको कहते हैं शीत आयनात या शीत संक्रांति के रूप में जानते हैं। उसके बाद आती है छोटी सी टॉपिक यहाँ पर कि चूंकि नॉर्थ पोल खास करके हमारा 21 मार्च को और इधर 23 सितंबर को, यहाँ आप देख रहे हैं न नॉर्थ पोल का झुका न साउथ पोल का झुका, फिर सूरज की तरफ नहीं, जिसके कारण इस दोनों डेट में 21 मार्च को भी और
23 सितंबर को भी पृथ्वी की जो सूरज की किरणें हैं इस ध्रुव पर लंबवत नहीं पड़ रही है, यानी एक समान, चूंकि झुकाव नहीं है, देख रहे हैं यहां से जो इसकी ऊष्मा प्राप्त हो रही है अभी साउथ पोल से, तो इधर नॉर्थ पोल। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जिसके कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को इस पृथ्वी पर दिन और रात लगभग एक बराबर होते हैं, 12-12 घंटे का, जिसे हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। आपके बुक में होगा, यानी समान दिन और रात। 21 मार्च क्या है, देखिए यहाँ पेज नंबर आप 130 में, the earth lie midway between the summer solstice and winter solstice. During this time the earth is neither till away leaning toward the sun. 21st March is known as the vernal equinox and 23rd September is autumnal equinox. यानी ये हमारा बसंत ऋतु इक्विनॉक्स, यानी इस समय बसंत ऋतु रहती है इस क्षेत्र में, और यहाँ पर उसको पतझड़। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द कंडीशन आर रिवर्स, यानी यहाँ अभी साउथर्न हेमिस्फीयर में जो पोजीशन है उसका विपरीत यहाँ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है। द मैक्सिमम रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, द अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। माने अब कहने का क्या होगा कि यहाँ से जो सूरज की किरणें इस पर पड़ रही है, इसके इक्वेटर पर, पिक्चर उतना क्लियर नहीं बन पा रहा है, तो इक्वेटर पर यहाँ पर लंबवत सूरज की किरणें हमारे 21 मार्च को खास करके साउथ पोल यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में, और 23 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लंबवत सूरज की किरणें पड़ने के कारण इक्वेटर पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो ये हमारा इक्विनॉक्स हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है। इसमें जो बेसिक जानकारी आप लोगों को है वो समरी के रूप में उसको आप स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने देखा मोशन ऑफ द अर्थ में मुख्य रूप से ऋतु में कैसे परिवर्तन आता है, 4 इंपॉर्टेंट डेट क्या है, रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने जानकारी थोड़ी सी प्राप्त की। विशेष आप इस बुक को बारीकी से स्टडी करेंगे तो और बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और इससे संबंधित जो असाइनमेंट आपको मिलेंगे उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। विशेष बातें हम लोग नए चैप्टर के रूप में जब हम लेसन 4 लेकर के आएंगे उस पर आप चर्चा करेंगे। धन्यवाद।